हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। आज का क्लास हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे और अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन पार्ट को टेकअप करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 एंड द टॉपिक इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड और स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए जनरल कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में। और जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनके पास कौन कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि कार्बोनिल का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल। So that's why they are called as a carboxylic. They are called as, यहाँ पे कार्ब हो जाएगा प्लस ऑक्सिल हो जाएगा and that's why it is called as carboxylic. They are called as carboxylic acid. तो इनके पास दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है कार्बोनिल और दूसरा आता है हाइड्रोक्सिल। पर अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की, देन प्रॉपर्टीज इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रॉपर्टीज इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल एंड OH group, but it has a different type of chemical properties, but it have different type of properties. इनके पास अपना खुद का एक अलग प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोनिल है और दूसरा हाइड्रोक्सिल है, तो ज़रूर यहाँ पर कार्बोनिल का भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हाइड्रोक्सिल का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर हम लोग रियलिटी में देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अपना एक अलग तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि समअप नहीं होता है कार्बोनिल का और हाइड्रोक्सिल का। तो यहाँ पे सम की बात नहीं होता है, इनके पास एक अलग डेफिनेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इनके पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मोनो, डाई और ट्राई, यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। जैसे कि है एक होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कब, जब केवल एक COOH रहेगा। कितना COH रहेगा, केवल एक COH रहेगा। या फिर डाई हो सकता है जब 2 COOH रहेगा, या फिर ट्राई हो सकता है जब 3 COOH रहेगा। तो COOH की संख्या के आधार पर हम लोग अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे कॉमन होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट कॉमन इज द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात करते हैं तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एलिफेटिक सीरीज आर कॉमनली कॉल्ड एज फैटी एसिड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फैटी एसिड। स्पेशली फ्रॉम C12 टू C18। कहने का मतलब ये है कि सम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके पास केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और साथ ही साथ कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि पामिटिक एसिड C15 COOH, स्टीयरिक एसिड C18 COOH। तो इसी तरीके से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड।
और कुछ और बात है? ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ी हुई है। इसी पर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले हम एक क्विज लेते हैं, और क्विज जो होगा वो नॉमेनक्लेचर का क्विज होगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको शो कर रहा हूँ, उन मॉलिक्यूल का आपको IUPAC नेम लिखना है। 3 मॉलिक्यूल है, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन तीनों मॉलिक्यूल का IUPAC नेम करिए, जल्दी से बच्चा करिए, तो कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होगा। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करने का 2 तरीका होता है। एक होता है ओइक एसिड वाला नाम, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नाम। यहाँ पे दोनों नाम हम लिख सकते हैं। पहला नाम हो सकता है यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, एक नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। या फिर हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड? इस तरीके से प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे कार्बन पर COOH ग्रुप है, तो इसलिए प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें केवल एक ही नाम पॉसिबल है, और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नाम पॉसिबल है। हम लोग यहाँ पे ओइक एसिड वाला नाम हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ओइक एसिड वाला नाम लिखा तो एक COOH जो है वो आप ओइक एसिड में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि इसका ओइक एसिड हम ऐसे लिखेंगे, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों कार्बन को पेरेंट चेन में ले लिया, पर इस वाले COOH के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो ये वाला COOH गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा कि आपने उन दोनों को पेरेंट चेन में लिया है, मेरे कार्बन को क्यों नहीं लिया है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पेरेंट चेन इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पे जो पेरेंट चेन बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, 3 कार्बन का पेरेंट चेन। और जब 3 कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ पे पहले कार्बन पर COH है, दूसरा और तीसरा, तो इसका नाम हो जाएगा 3-इथाइल बेंजोइक एसिड। 3-इथाइल बेंजोइक एसिड। या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इसका एक और नाम हो जाएगा 3-इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3-इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा यहाँ पे साइक्लिक हेक्सेन कैसे हो गया? ये आपका बेंजीन है ना, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, दिस इज नॉट अ साइक्लिक हेक्सेन, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो नाम में बेंजीन आएगा, या बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। एक और सवाल है, और सवाल यह है कि व्हाट आर द वेरियस आइसोमेरिज्म शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने तरह का
कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। अब देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हैं कि आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजर पार्ट एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल में भी हम लोग अलग अलग नाम लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल में पहला नाम आता है चेन आइसोमेरिज्म का, दूसरा नाम आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म का, तीसरा नाम आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, चौथा नाम आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, पांचवा नाम आता है मेटामेरिज्म और छठा नाम आता है टोटामेरिज्म। तो आपको बताना है कि इन 6 में से कौन सा आइसोमेरिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। और दूसरी तरफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो वहाँ पे 3 नाम आता है, एक आता है ज्योमेट्रिकल, एक आता है ऑप्टिकल और एक आता है कन्फर्मेशनल। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल में कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो जल्दी बताइए यहाँ पर कितने तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। सोचिए, आपको 2 मिनट का समय देते हैं और 2 मिनट के समय में सोच के बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए अगर देखा जाए तो ये जो है चेन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और एग्जाम्पल के साथ हम लोग जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे नाम हो जाएगा क्या, देखिए ये वाला CH3 CH2 CH2 COOH। और इसके कंट्रास्ट में दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो ये हो जाएगा CH3 CH CH3। ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। कैसे पता चला ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन की लंबाई जो है वो डिफर कर रहा है। 4 कार्बन का पेरेंट चेन और यहाँ पर 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे आपको चेन आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर मिल सकता है, बिल्कुल हम पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बना सकते हैं। पोजीशन आइसोमर भी आपको मिल जाएगा। और पोजीशन आइसोमर कैसे मिल जाएगा, एक मैंने आपको मॉलिक्यूल बनाया था, देखिए उसी को हम रिपीट करते हैं। जैसे कि ये हो गया, इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा CH2 इसी में देखेगा, इसी में अगर देखा जाए तो एक ये वाला नाम आ जाएगा। एक ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये CH2 इधर कर लेते हैं, इधर हमने लिख दिया CH2 COOH। देखिए ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे पोजीशन जो है वो 1 2 3 का है। यहाँ पे पोजीशन आपको मिलेगा 1, 2, 3 का। और यहाँ पे अगर पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पोजीशन आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको पोजीशन मिल जाएगा कितना, पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 3 का, 1, 1, 3। IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 113 आएगा। प्रोपेन 113 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर हो जाएगा प्रोपेन 123 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल आइसोमर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फंक्शनल आइसोमर तो ज़रूर मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर। और फंक्शनल आइसोमर का हम एक केस बना देते हैं। एक केस कैसे, देखिए ये वाला हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, CH3 CH2 CO और यहाँ पे OH, और इसके कंट्रास्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा CH2 और ये OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर कीटोन और अल्कोहल है, तो फंक्शनल आइसोमर भी मिल जाएगा। अगर आप रिंग चेन आइसोमर बनाना चाहेंगे तो रिंग चेन आइसोमर भी आपको मिल जाएगा। रिंग चेन आइसोमर भी आपको मिल जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कैसे रिंग चेन आइसोमर मिल जाएगा। एक सिंपल सा केस लेते हैं, जैसे कि ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि ऊपर वाला ही मॉलिक्यूल बनाया है। इसके कंट्रास्ट में देखिए क्या बना रहे हैं हम, CH2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ सही से करते हैं इसको। OH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, 3 कार्बन है बिल्कुल, तो CH2, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा
O, फिर यहाँ पे तीसरा कार्बन CH2 और तीसरा कार्बन CH2 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देंगे CHOH। तो 2 2 4 5 6, 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर मिल गया। तो चेन मिला, पोजीशन मिला, फंक्शनल मिला, रिंग चेन आइसोमर मिला। अगर बात करते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म नहीं मिलेगा। टॉटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म नहीं मिलेगा। ना तो मेटामेरिज्म मिलेगा ना तो टॉटामेरिज्म, क्योंकि मेटामेरिज्म होने के लिए डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम होना चाहिए और टॉटामेरिज्म तो एक अलग केस ही चलता रहता है। तो मेटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड की वजह से होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम एक केस बना देते हैं, जैसे कि COOH लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिल जाएगा। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना मिल रहा है, पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल आइसोमर, चौथा रिंग चेन आइसोमर भी मिल रहा है और पांचवा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनफैक्ट यहीं पर 5 तरह के आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी परेशान कर रही है। नोट इट डाउन प्लीज, ड्रॉ कर लीजिए सब और अच्छे से नोट कर लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो लो फैटी एसिड अप टू 10 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड। 10 कार्बन तक जो फैटी एसिड है, मतलब कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड युक्त मॉलिक्यूल है, वो कलरलेस लिक्विड होता है। और जो हायर वन होते हैं दे आर कलरलेस सॉलिड, दे आर कलरलेस सॉलिड। इसके पीछे अगर रीजन पूछा जाए कि क्यों लोअर मेंबर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और हायर मेंबर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि एज कार्बन चेन इंक्रीजेज, एज कार्बन चेन इंक्रीजेज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। तो इस वजह से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर द सॉलिड इन नेचर एंड लोअर आर द लिक्विड, गैस के फॉर्म में यहाँ पर नहीं होते हैं। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसके पीछे भी एक कारण है। बता सकते हैं कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड गैशियस फॉर्म में नहीं होते हैं, वो या तो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं या तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। सोचिए थोड़ा सा, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड गैस के फॉर्म में नहीं होते हैं। एक मिनट का समय देता हूं, सोच के बताइए, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस। Why कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में नहीं होते हैं। वाई इट इज सो? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मे बी नहीं बेटा, इट विल बी। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही यहाँ पर गैसियस फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा लेवल का बनता है, इस वजह से ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, R है, फिर C डबल बॉन्ड O और ये आपका OH है। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लें, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, ये ले लिया जाए। तो इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसी वजह से दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ड्रॉ कर लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट, कि अगर हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट 3 मेंबर्स हैव पंजेंट स्मेल है। पहले 3 मेंबर के पास पंजेंट स्मेल होता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, इनके पास पंजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट 6 मेंबर्स हैव रेंसिड बटर स्मेल एंड हायर वन आर ऑर्डरलेस। तो ये भी एक स्मेल के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं। लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो अगर हम बात करते हैं, जो छोटे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफ़ी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, और इसके पीछे रीजन भी होता है। व्हाट इज द रीजन व्हाई हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर? बताइए, व्हाई हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर? तो इसके रीजन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे R है और ये आपका हो गया COOH। तो COOH जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये क्या होता है? दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कैसे ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है? क्यों ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। पर यहां पे जो एल्किल ग्रुप है, दिस एल्किल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और क्योंकि इसका नेचर हाइड्रोफोबिक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज करेगा, और जब हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज करेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। समझ में आ गई बच्चा बात? नोट इट डाउन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम करस्पॉन्डिंग एल्कोहल का मतलब हम ये बात करते हैं कि एक तरफ हमने लिया CH3OH लिया और दूसरी तरफ हमने लिया CH3COOH लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से CH3COOH का बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हेयर इट विल बी द मोर इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी अच्छे लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मोर इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं अगर हम लोग एल्कोहल से और कंपेयर किया जाए ईथर से, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, और सबसे कम क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का होगा। अगर हम करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन तो सबसे बेकार हो गया बॉइलिंग पॉइंट के मामले में, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से खराब एल्कोहल, एल्कोहल से खराब ईथर, और सबसे खराब हाइड्रोकार्बन।
तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट आता है, और ये कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है बेटा, कि जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब है कि कार्बन की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और उसके पीछे कारण सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में कंट्रीब्यूट करके बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करता है। जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट को ये बढ़ा रहा है। पर वहीं अगर हम बात करते हैं तो एल्किल ग्रुप में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज कराएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। वैंडर वॉल फोर्स क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। और जब वैंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करेगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो दोनों की दोनों जो है अपने लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, और एल्किल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। नोट इट डाउन प्लीज। ओके, बढ़िया। अगला, अच्छा एक और बात है, लोअर मेंबर एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। एक और यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया, मिटाते इसको, कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं HCOOH, और दूसरा भी हम लोग लिखते हैं HCOOH। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म इन डाइमर फॉर्म। और ये केवल जो है लोअर मेंबर के लिए ही पॉसिबल है। अगर हम हायर मेंबर की बात करते हैं तो हायर मेंबर में एक प्रॉब्लम आ जाती है। हायर मेंबर के लिए अगर हम बात करते हैं तो हायर मेंबर में एल्किल ग्रुप बड़ा हो जाता है। एल्किल ग्रुप इज बल्की, और इस बल्की एल्किल ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक कमज़ोर बॉन्ड होता है, और ये कमज़ोर बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि इसके पास एल्किल ग्रुप कितना बड़ा है। अगर हम लोग छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल भी कुछ हद तक चले जाते हैं, तो मेनली होता है हाइड्रोजन और मिथाइल को ही हम लोग लेते हैं। तो हाइड्रोजन और मिथाइल जो है एक छोटा छोटा ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस छोटे छोटे ग्रुप के वजन को संभाल लेता है। पर जैसे ही हम एल्किल ग्रुप को बड़ा करते हैं, कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, तो बड़े एल्किल ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो टूटने लगता है, इस वजह से डाइमर फॉर्म नहीं बन पाता है। तो सो दैट्स वाई लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। इसको भी नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपना एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अगर हम बात करते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp2। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री का। तो ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ये 120 डिग्री होगा, ये आपका 120 डिग्री होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा। इनफैक्ट एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है, और हमें पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन कम होता है। तो ये वाला बॉन्ड 120 से हल्का सा कम होगा, और ये वाला बॉन्ड 120 से हल्का सा ज़्यादा होगा, ये भी 120 से हल्का सा ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर आपका प्लेनर है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये जो ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन OH is in conjugation with डबल बॉन्ड, और इस वजह से यहां पे क्या होता है, हेंस दे शो रेजोनेंस, हेंस दे शो रेजोनेंस। रेजोनेंस को दिखा दिया जाए तो रेजोनेंस को हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया और ये हमने इसको ऐसे कर दिया। रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। RC सिंगल बॉन्ड, O पे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये H हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो। ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले वाले में क्या है बेटा, नॉन चार्ज्ड इस पार्टिकल है, दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। और सेकेंड वाला क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो देयर इज अ रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट इट डाउन प्लीज। छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत बनता है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत बन गया, फिर हायर कॉन्सेप्ट को गैदर करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ओके, नोट कर लिया। इसी रेजोनेंस से यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी जुड़ी हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका RCOOH है, दैट गिव्स RCOO माइनस, और यहाँ पे H प्लस साइन देता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। और एसिडिक नेचर को यहाँ पे शो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं RCOOH, तो RCOOH जो है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया था, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ये,
R हमने बना दिया था, CO पे नेगेटिव चार्ज बना दिया था, डबल बॉन्ड, और ये आपका OH इस पे पॉजिटिव। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। वहीं अगर हम लोग RCOO माइनस की बात करें, RCOO माइनस, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और जब पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये मिल जाएगा, RCO नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम शो कर देते हैं, इसको हमने ऐसे मूव कराया, इसको हमने ऐसे मूव कराया, और इसको हमने ऐसे मूव कराया, इसको हमने ऐसे मूव कराया। तो यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे H+ आयन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ये किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। और जब ये इक्विलिब्रियम रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सवाल है कि क्यों इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। इसके पीछे कारण है इसका दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें यहां के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, इसकी बात करें तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट। ये क्या है बेटा? इक्विवेलेंट है। सो इट इज मोर स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, यहां पे बात करें, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। रेजोनेटिंग नॉट इक्विवेलेंट। अब क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो यहां पर H+ आयन के बनने की पॉसिबिलिटी है, यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मेशन इंक्रीजेस। ये फॉर्मेशन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर द वेरी गुड एसिडिक नेचर। स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं पर वीक में भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। ये सारा का सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो दैट्स द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय दिस वी कैन डिफाइन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा सवाल ये पूछता ये है कि अमंग फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अमंग फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज मोर एसिडिक। बताइए, विच इज मोर एसिडिक, कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? बताइए, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? इज इट फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड? अगर देखा जाए, जैसे कि हमने एक सिंपल सा मॉलिक्यूल बना दिया फिनॉल का, या फिनॉल का मॉलिक्यूल अच्छे से बना देते हैं। हमने यहाँ पे फिनॉल बना दिया और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऑक्सीजन पे लोन पेयर हमने शो कर दिया। फिनॉल एक वीक एसिड की तरह काम करता है, और जब वीक एसिड की तरह काम करता है तो ये डिसोशिएट करके H+ आयन बनाएगा और क्या बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। किसका? फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड एज फेनॉक्साइड आयन। और कार्बोक्सिलिक एसिड टूटकर H+ आयन बनाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। अगर हम लोग पहली बार में देखें तो लग रहा है कि दोनों H+ आयन एक एक दे रहा है, तो दोनों का एसिडिक नेचर एक होना चाहिए, पर रीज़न अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से एसिडिक नेचर दोनों का बराबर नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसके पीछे होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग कैसे करा रहे हैं, ये इधर करा रहे हैं, यहाँ पे इधर हो जाएगा, इधर कराते हैं तो ये इधर करा रहे हैं और ये आपका इधर हो गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और अगर इधर देखा जाए तो इस तरफ ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। और आगे कैसे? देखिए इसको अब हम लोग इधर लाएंगे, इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो इधर इधर करेंगे तो यहाँ पर सॉरी और इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहाँ पे आपको केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 5, यहाँ पर ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। पर ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वही काम का हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में यहाँ पर आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। सो दिस विल बी द मोर एसिडिक। ये क्या हो जाएगा? ये कुछ अधिक एसिडिक हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। नोट इट डाउन प्लीज। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, एक और चीज़, सॉरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी एक और चीज़ हमें ऐड करना है। और एक और चीज़ ये है, एसिडिक नेचर में ही अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कोई ग्रुप लगाते हैं। ये जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। ग्रुप विल डिसाइड कि इट विल डिसाइड वेदर COOH will be more or less acidic, will be more or less acidic। जैसे कि इसमें 2 केस आता है कि जो आपका जो ग्रुप है वो 2 कैटेगरी की हो सकती है। ये तो हो सकता है आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है,
क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यही दो कैटेगरी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। अगर हम COOH की बात करते हैं, जैसे कि ये है ग्रुप हो गया, बाद में COOH है, तो COOH ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, COO माइनस बनाता है, और यहाँ पे H+ आयन बनाता है। अब ये जो है मॉलिक्यूल के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज रखना पसंद नहीं करता है, तो यही मॉलिक्यूल ये चाहता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज कम हो। अब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, अगर ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, और जब स्टेबिलिटी घटेगी तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा, मतलब कि H+ आयन के बनने की टेंडेंसी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को घटाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टॉपिक इज लेक्चर इज ओवर, टॉपिक तो ओवर नहीं हुआ है, लेक्चर इज ओवर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सवाल बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल आपको दिखलाते चलेंगे और उस पर हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अगर कहीं पर इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है तो उस मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ही होगा, थोड़ा सा टला ही क्या है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बने रहिए।